नमस्कार। हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं भारत में महिलाओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको लेकर संविधान में एक स्पेशल प्रोविज़न है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी आर्टिकल 15 की, जो कहता है स्पेशली सब क्लॉज 1 और 2 जो ये कहते हैं कि रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन किसी भी ग्राउंड्स पर सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो लोगों के बीच में भेदभाव करे। आर्टिकल 15(1) जो है वो एक तरह से समानता या बराबरी के अधिकार को आगे बढ़ाता है, जो कि आर्टिकल 14 में कही गई है। लेकिन आर्टिकल 15(1) का एक एक्सेप्शन है जो कि ले डाउन किया गया है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और 5 भी एक तरीके से आर्टिकल 15(1) के एक्सेप्शन या अपवाद हैं, लेकिन इन पर अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के इस संक्षिप्त वीडियो में सिर्फ फोकस करेंगे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 पर। तो पहले जानिएगा कि क्या भाषा है संविधान में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में। ये कहता है कि इस आर्टिकल में दी गई कोई भी बात राज्य को महिलाओं या बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाने से नहीं रोक सकती। दूसरी भाषा में यदि कहें तो यदि राज्य चाहे या सरकारें चाहें तो महिलाओं और बच्चों के लिए इस देश में एक स्पेशल कानून बना सकती हैं, और यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत भेदभाव के दृष्टिकोण से उस कानून को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। अब बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। पहली बात आप पूछेंगे कि जब भारत के संविधान का फाउंडेशन ही समानता या बराबरी पर खड़ा हुआ है, तो महिलाओं के पक्ष में और बच्चों के पक्ष में इस प्रकार से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन या जिसे कहा जाए एक अपवाद क्यों बनाता है। देखिए, संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि महिलाएं भारत में ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक और जिसे कहा जाए इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर भी हमेशा से पिछड़ा वर्ग मानी गई हैं। तो संविधान चाहता है कि महिलाओं को इस देश में यदि बराबरी की हिस्सेदारी रखना है, यदि महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को बनाने में आगे अपना सहयोग देना है, तो राज्य को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जिससे महिलाओं को भी ना सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर में लेकिन सारे सेक्टर्स में एक बराबरी का अधिकार मिला जा सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल कानून हो। इस वीडियो में आइए समझते हैं अलग अलग उदाहरणों की मदद से कि क्या होगा एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 15(3) के ग्राउंड पर और क्या होगा अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। देखिए, एक पहला उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पंजाब सरकार ने एक कानून लेकर आए जिसमें उन्होंने कहा कि जो ऐसे जेल हैं जहाँ पे केवल और केवल पुरुष कैदियों को रखा जाता है, उन जेलों में महिलाएं जो हैं वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल नहीं बन सकती। वो जिसे कहा जाए वार्डन या मैट्रन्स तो बन सकती हैं, लेकिन उन्हें पूरे जेल का सुपरिंटेंडेंस का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अब सवाल हुआ कि क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है? ये तो महिलाओं के खिलाफ में एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करता है। और जैसे कि हमने 15(1) में देखा था कि जो शब्द यूज़ हुआ है कि ओनली, कि केवल जेंडर के बेसिस पर ये रूल जो है वो महिलाओं को सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल नहीं बनने दे रहा है। तो इसको चैलेंज हुआ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के पीछे एक रीजनेबल नेक्सस है। वो क्या कि ऐसे जेल, ऐसे कैद जहाँ पे पुरुषों को रखा जा रहा है, यदि महिलाएं उस जेल का सुपरिंटेंडेंट होंगी तो शायद परेशानियां हो सकती हैं। इसी प्रकार से ऐसी सारी कैद या जेलें जिनमें महिलाओं को रखा जाता है, ऐसा भी कानून बनाया जा सकता है कि उन जेलों में महिलाओं को ही सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल बनाया जाए और पुरुषों को नहीं बनाया जाए। तो यहाँ पर
लिंग के आधार पर या जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि लिंग के आधार पर दो अलग अलग कैटेगरीज तो बनाई गई हैं, लेकिन उसके पीछे का जो औचित्य है वो लिंग के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं है। जो जजमेंट मैंने आपके सामने अभी पढ़ा ये था रघुवंश सौदागर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1972, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पेज नंबर 117। इसी प्रकार से एक दूसरा केस आया, वो भी पंजाब में, जहां पे ये कहा गया कि जो गर्ल्स कॉलेज हैं उसका प्रिंसिपल कोई पुरुष नहीं हो सकता। ये भी चैलेंज हुआ और सवाल किया गया कि क्या महिलाओं के कॉलेज में एक पुरुष को प्रिंसिपल ना बनने वाला रूल आर्टिकल 15 के अंतर्गत संवैधानिक है। कोर्ट ने फिर से अपनी बात दोहराई और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 3-2 मेजॉरिटी से अपना जजमेंट सुनाया और कहा कि एक प्रिंसिपल का जो काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, जैसे कि पहले वाले केस में था कि आप किसी मेल टीचर को कहें कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो हो सकते हैं, वो महिलाओं के कॉलेज में पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल नहीं हो सकते। तो कोर्ट ने कहा पहले वाले केस की बात तो हम दोहरा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा, टेस्ट ये होगा कि जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है। जेल में महिला सुपरिंटेंडेंट ना हो उसके पीछे का कारण है कि महिलाएं जो हैं वो यदि इस प्रकार से कैदियों के संपर्क में आएंगी तो शायद कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन एक प्रिंसिपल के केस में इस प्रकार से कोई समस्या आती नहीं दिखती। इसी प्रकार से कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई पुरुषों का कॉलेज है तो वहां पे भी महिलाओं को प्रिंसिपल बनने से नहीं रोका जा सकता। तो ये दो अलग अलग उदाहरण, पंजाब के बात एक जैसी साउंड करती है लेकिन दो अलग अलग जजमेंट। एक और जजमेंट आपको सुनाती हूं सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आर्टिकल 15 पे बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये है आंध्र प्रदेश वर्सेस PB विजय कुमार, AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1648। यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून लेकर आए जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें महिलाओं के लिए एक प्रेफरेंस होगा, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। तो यदि बाकी दो कैंडिडेट्स, एक महिला है एक पुरुष है, और उनके बाकी सारे क्वालिफिकेशन समान हैं, तो यदि महिला है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और अप टू 30% तक का एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। अब ये चैलेंज हुआ। एक तरफ आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्टिकल 15(3) में महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन तो बना जा सकता है, लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट की बात है ये आर्टिकल 16 में कवर होना चाहिए। कुछ आगे आने वाले वीडियो में जब आर्टिकल 16 पर विस्तृत से चर्चा करेंगे तब आप जानेंगे कि आर्टिकल 16 राज्य को ये अधिकार देता है कि एम्प्लॉयमेंट संबंधित मामलों में कुछ कैटेगरी ऑफ क्लासेस के लिए, कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए स्पेशल रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्टिकल 15(3) में एम्प्लॉयमेंट की बात तो नहीं की गई है, बड़ा ही जनरल प्रोविजन है कि राज्य जो चाहे वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है और आर्टिकल 16 में महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट में कोई स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए इसकी तो कोई बात नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 15(3) का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी विस्तृत है और आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत ना सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सरकार यदि चाहे तो आर्टिकल 15(3) का उपयोग कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश में महिलाओं को जो जॉब संबंधित अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये देखना भी सरकारों का काम है और इसलिए इसके चलते यदि गवर्नमेंट सर्विसेज में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा तो वो आर्टिकल 15(3) में कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। देखिए, महिलाओं से संबंधित क्या स्पेशल कानून हैं, ये बहुत सारे कानून हैं, इनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। जैसे कि आप जानेंगे कि भारत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है,
घरेलू हिंसा। और कई लोग ये सवाल करते हैं कि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं के लिए ही क्यों है, क्या पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा नहीं हो सकती? तो एक प्रकार से यदि समझा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो भी आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत संवैधानिक माना जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कानून है महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में, समाज में पुरुषों के खिलाफ कई बार जो है वो हिंसा नहीं होती, लेकिन जब सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो आंकड़े देखें। यदि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डोमेस्टिक वायलेंस आज भी महिलाओं के खिलाफ हो रही है तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल कानून बनाना लाजमी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरुष हैं, जिनके जेन्युइन केसेस हैं, जिनके खिलाफ वाकई में हिंसा हो रही है, उनके लिए भी कुछ कानून बनना तो चाहिए। लेकिन इसके प्रकार से बहुत सारे अलग अलग एक्ट थे जो अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए। जैसे एक आध दो पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक लैंडमार्क केस जिसका हम सब ने नाम सुना है वो है जिसे कहा जाता है विशाखा केस। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, 1997, 6 सुप्रीम कोर्ट, SCC, पेज नंबर 241। विशाखा बड़ा पॉपुलर केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस ले डाउन करी कि सारी काम करने वाली महिलाएं जिन जगहों पर वो काम करती हैं उनका ये अधिकार है कि किसी भी प्रकार से सेक्सुअल हैरेसमेंट का माहौल ना हो, और यदि काम करने वाली जगहों पर उनके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उनके पास एक रेमेडी होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है वो बाद में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये रियलाइज़ किया कि इस पर कोई कानून अभी तक नहीं बना है, और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस ले डाउन करी जिसे हम कहते हैं विशाखा गाइडलाइंस। तो एक्ट के आने के पहले विशाखा गाइडलाइंस ही जो हैं इस विषय पर एक प्रकार से कानून का काम करती थी, और कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15(3) में सरकार को कानून बनाना चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि महिलाएं जब काम करने जाएं तो बिना किसी प्रकार से सेक्सुअल प्रेडेशन का शिकार हुए अपना काम आज़ादी से एक फ्री माहौल में कर पाएं। और आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत ही बाद में सरकार ने सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का कानून लेकर आए। लेकिन कई बार ये कहना ज़रूरी है कि सरकार कुछ कानूनें ऐसे भी लेकर आती हैं जिसमें कहती तो है कि महिलाओं के हित के लिए है, लेकिन एक प्रकार से महिलाओं का अहित उनमें छुपा होता है। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल केस आया, अनुज गर्ग एंड अदर्स वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जजमेंट आया था 6 दिसंबर 2007 को। जस्टिस SB सिन्हा और जस्टिस हरजीत सिंह बेदी की बेंच ने ये जजमेंट दिया। इसमें सेक्शन 30 ऑफ पंजाब एक्सरसाइज एक्ट 1914 चैलेंज में था। 1914 का कानून था, लेकिन बहुत बाद में इसको चैलेंज किया गया। इसमें ये एक प्रोविजन डाला गया कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लिकर या दारू सर्व होती है, वहाँ पे कोई भी आदमी जो 25 साल की उम्र से कम है या कोई भी महिला काम नहीं कर सकती। अब देखिएगा, पुरुषों के लिए जो आज एज कैटेगरी डाली गई वो डाली गई अंडर 25 ईयर्स, लेकिन महिलाओं को पूरी एक ही कैटेगरी के साथ डाल दिया गया कि ऐसी कोई भी जगह जहां पे दारू सर्व होती हो, लिकर सर्व होता है, वहां पे महिलाएं काम नहीं कर सकती। इसे चैलेंज किया गया। अब सरकार का यह कहना पड़ा कि आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत ये तो महिलाओं की हित के लिए ही है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बदलते समय के साथ हमें सोच भी बदलनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती हैं। तो जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स निकल के आप सर्विस या जॉब ढूंढती हैं तो एक प्रकार से तो आपने कैटेगरी बना दिया आदमियों का जो 25 साल से कम है, और एक तरफ आपने सारी महिलाओं को डाल दिया। तो ये एक प्रकार से लिंग के आधार पर भेदभाव है, और पुरुष जो 25 साल से कम उम्र के हैं और सारी महिलाएं, इस प्रकार से ये दो डिवीजन करना ठीक नहीं है। एक और जजमेंट पे जल्दी से आपका ध्यान लेकर आना चाहती हूं। मधु किश्वर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, 1996, वॉल्यूम 5, SCC, पेज नंबर 125। इस केस में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 चैलेंज में था, जिसके अनुसार एक कस्टम चला आ रहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं एक कम्युनिटी में, उसका सक्सेशन अधिकार केवल पुरुषों को ही मिलता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के आने के बाद महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का अधिकार दिया जाएगा।
तो जो ट्राइबल महिलाएं थी उनका भी अधिकार होगा कि वो भी प्रॉपर्टी को तरीके से सक्सेशन के अनुसार पा सके। देखिए, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार है, ये तो इसका कानून तो बहुत बाद में आया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि संविधान आने के बाद, संविधान से पहले कोई भी ऐसा कानून है जो केवल लिंग के आधार पर सक्सेशन में यदि डिस्क्रिमिनेट करता है तो उसे असंवैधानिक माना जाएगा। मेरी कोशिश है कि इन कुछ उदाहरणों के तौर पर आप ये समझ पाएं कि यदि सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो केवल और केवल लिंग के आधार पर हो, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, और जिसका कोई और औचित्य ना हो, जिस कारण से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उससे ये डिस्क्रिमिनेशन करने का रीजन जो है वो मेल नहीं खाता हो, तो उसे आर्टिकल 15 के अंतर्गत असंवैधानिक माना जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो महिलाओं के जिसे कहा जाए एक प्रकार से उन्हें एम्पावर करने के लिए है, उन्हें और मजबूत करने के लिए है, सामाजिक तौर पर उनकी सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ध्यान में रखते हुए, तो उसे आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत संवैधानिक माना जाएगा। एक आखिरी सवाल, यदि आप सोच रहे हैं कि कब विमेन रिजर्वेशन जो है वो इस देश में से जाएगा, कब बराबर की जेंडर इक्वालिटी इस देश में आएगी, तो उसमें काफ़ी समय है। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता, जब तक आंकड़े ये नहीं बताते कि महिलाएं पुरुषों से बराबर हैं, तब तक महिलाओं को बराबर लाकर खड़ा करने का जो दायित्व है वो भी सरकार पर है। जहां पंचायती राज में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हुआ, वहां आज भी जहां इंडियन पार्लियामेंट में वर्ल्ड ओवर यदि स्टैटिस्टिक्स कंपेयर किया जाए तो हमारे पार्लियामेंट में सबसे कम, वन ऑफ द लोवेस्ट फीमेल रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो क्या रीज़न है कि सरकारों के बाद जितनी भी सरकारें आई उन सब ने महिलाओं के अधिकारों की बात तो करी, लेकिन विमेन रिजर्वेशन बिल, पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए, इस पर कोई किसी भी पार्टी ने जो है वो एक तरीके से एक्शन नहीं दिखाया। कई बार बिल इंट्रोड्यूस तो हुए लेकिन पास नहीं हो पाए। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर इस देश को बढ़ाने में अपना सहयोग देना है, और राज्यों का, सरकारों का ये काम है कि आर्टिकल 15(3) में उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए। अगले वाले वीडियो में 15(4) को देखेंगे और समझेंगे कि सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस प्लस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो मेंबर्स हैं, जिन्हें भारत में अलग अलग जगह रिजर्वेशन दिया गया है, वो संवैधानिक किस प्रकार है और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो उन्हें संवैधानिक बनाता है, किन किन शर्तों के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियो? क्या सवाल हैं आपके? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं बहुत ध्यान से आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और उनका जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।